थोड़ा सा और रिड्यूस कर लिया तो है ना, रिड्यूस कर लेते हैं, ये 0 0 काट दो तो 200 बन जाएगा -5 थीटा मिक्स इक्वल टू ये थीटा मिक्स -10 थीटा मिक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो तो इधर आ जाएगा 6 थीटा मिक्स और इस 10 को इधर ले आओ तो ये 210 हो जाएगा। तो थीटा मिक्स की वैल्यू आ जाएगी 210/6। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 35 डिग्री सेल्सियस, है ना, 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें 3 लिक्विड दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे 3 लिक्विड दे रखे हैं। ये 12 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 8 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 5 डिग्री सेल्सियस पर। अब कहते हैं कि जब A और B को मिक्स करते हैं, ये A वाला है, ये B वाला है, ये C वाला, कहते हैं A और B को जब मिक्स करते हैं तो इसका थीटा मिक्स 9 डिग्री सेल्सियस मिलता है। और उसी तरीके से कह रहे हैं कि जब हम B और C को मिक्स करते हैं तो इनका थीटा मिक्स 7 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आता है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर व्हेन इक्वल मास ऑफ A एंड C आर मिक्स। A और C को जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, और पहली कंडीशन में भी इक्वल अमाउंट मिक्स किया जाए, मतलब इक्वल अमाउंट दे रखे हैं इनके, सबके mm के मास दे रखे हैं। ये भी m मास का है, ये भी m मास का है, ये भी m मास का है। ठीक है, तो कहते हैं कि फाइंड थीटा मिक्स व्हेन A एंड C मिक्स। जब A और C मिक्स करेंगे तो थीटा मिक्स निकलना है, और A और B मिक्स करते हैं तो 9 डिग्री दे रखा थीटा मिक्स, और B और C को मिक्स करते हैं तो थीटा मिक्स की वैल्यू 7 डिग्री सेल्सियस दे रखी। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो देखो पहला जब A और B मिक्स करते हैं तो यहां से 9 डिग्री सेल्सियस ये मिलता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि एक रिलेशन हम बना सकते हैं इनकी स्पेसिफिक हीट में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का रिलेशन हमें यहां पर स्पेसिफिक हीट के बारे में नहीं दे रखा है इनकी। ठीक है, तो देखो इससे इक्वेशन, इससे इसको मिक्स करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? इनका थीटा मिक्स देखो 9 हो गया। अब हम थीटा मिक्स वाला फार्मूला लगा दे रहे डायरेक्ट। ठीक है, थीटा मिक्स 9 हो गया तो 9 इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसका m1m इनटू s1, इसकी स्पेसिफिक हीट S1 मान लेते हैं, और इनटू T1 इसका टेम्परेचर 12 प्लस m इनटू S2 इनटू T इसका T2 8 के इक्वल हो गया, और अपॉन m1 S1 तो m1 S1 प्लस m2 S2 तो m S2। ठीक, ये इक्वेशन बनेगी। ये देखो कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये 9s1 प्लस 9s2 इक्वल टू 12s1 प्लस 8s2 के बराबर आएगा। ठीक, तो 12s1 ये 9s1 इधर ले आओ तो 12 में से 9 गया तो 3s1 इधर बचेगा, और ये 9s2 है, इसमें से 8s2 चला गया तो s2 बचेगा इधर। तो S1 by S2, ठीक, ये हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, एक रिलेशन हमको मिल गया S1 और S2 में, ये आ जाए। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसका थीटा मिक्स कितना है 7, तो 7 की वैल्यू, इसका m स्पेसिफिक हीट S2 और टेम्परेचर 8 प्लस इसका मास m स्पेसिफिक हीट S3 इनटू टेम्परेचर 5 हो जाएगा और अपॉन m1s1 प्लस m2s2 यानी कि m(s2) प्लस m(s3) के इक्वल हो जाएगा। मास को देखो कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 7s2 प्लस 7s3 इक्वल टू इधर 8s2 प्लस 5s3। अब s2 वाले टर्म एक तरफ, s3 वाले टर्म एक तरफ कर लो, तो इधर देखो 8s2 है, ये 7s2 उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो s2 बचेगा, इधर 7s3 है, ये 5s3 है, इसको इधर ले आओ तो 2s3 आ गया, ठीक है, ये s1 बाई s2 था और यहां पर आएगा s2 बाई s3, s2 बाई s3, यहां जाएगा s2 बाई s3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल, ठीक है, यही आएगा। अब इसके बाद देखिए, जब ये रिलेशन हमको मिल गया तो अब हमसे कह रहे हैं कि ये A वाला लिक्विड और C वाला लिक्विड जब मिक्स करते हैं तो इनके मिक्सचर का टेम्परेचर बताना है। तो इनके मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा उसके लिए हमको S1 और S3 की जरूरत पड़ेगी, S1 और S3। तो देखो इन दोनों के रिलेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें S1 बाई S2 और इनटू कर दें S2 बाई S3, तो S2 से S2 कैंसिल हो जाएगा और ये S1 बाई S2 की वैल्यू 1/3 इनटू S2 बाई S3 की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी, तो ये आ गया 2/3। एक तरीके से S1 बाई S3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3, S1 बाई S3 इज इक्वल टू 2/3 के इक्वल आ जाएगा, है ना बेटा। अब देखो ये आ गया 2/3 के इक्वल, एक रिजल्ट हमको यहां से मिल गया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम इसको मिक्स करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड वाले को मिक्स करते हैं, जिसका टेम्परेचर ये 12 का है, वो 5 का है, ठीक है। तो अब देखो जो थीटा मिक्स आएगा फाइनल वाली कंडीशन वो हमें निकालना है, तो m इंटू S1 और इंटू इसका टेम्परेचर कितना है 12, रख दो 12, प्लस m इंटू S3 इंटू इसका टेम्परेचर कितना है 5, रख दो 5 और अपॉन m(s1) प्लस m(s3), तो m कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12s1 प्लस 5s3 अपॉन s1 प्लस s3, ठीक है। इसकी वैल्यू अब क्या करो, इन सबको एक टर्म में बना लो, जैसे मान लो s3 को s1 के टर्म में रखो, यहाँ पर देखो s3 को अगर s1 के टर्म में हम यहाँ से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, s3 की वैल्यू को 3/2 टाइम्स s1 के इक्वल लिख सकते हैं, रख दो यहाँ पर, देखो 12s1 प्लस 5 और s3 की जगह हम लिख सकते हैं 3/2 s1। इसी तरीके से नीचे देखो s1 प्लस s3 की वैल्यू को हम 3/2 टाइम्स s1 के इक्वल लिख सकते हैं। s1 देखो कॉमन लेकर के ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर बचेगा 12 और ये 15/2, तो 12 प्लस 15/2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3/2, तो ये बन जाएगा 5/2, ठीक। ऊपर एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 नीचे आएगा, तो यहां बन जाएगा 24 प्लस 15 और नीचे आ जाएगा 5/2, 2 से 2 ये कैंसिल और ऊपर 24 प्लस 15 कितना हो जाएगा 39 और नीचे आ जाएगा 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, इसमें कितना बनेगा बेटा 7.8 डिग्री सेल्सियस, 7.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि 3 लिक्विड हमको दे रखे हैं,
है ना, और उसको हमें क्या करना हो, मिक्स करना हो, मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना हो, तो इस तरीके से कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में क्या हो रहा होगा कि टेम्परेचर के साथ साथ जो स्टेट है वो भी चेंज कर रही है। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर एंड स्टेट बोथ चेंजेस, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है m ग्राम, और यहां पर वाटर दे रखा है। सपोज दैट ये वाटर m डैश ग्राम है और इसका टेम्परेचर कुछ है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो जब इसको इसमें मिक्स करेंगे तो इसकी फेज चेंज होना शुरू होगी और मिक्सचर का एक टेम्परेचर थीटा मिक्स बनेगा। बात समझ आ रही है ना? तो एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। मान लेते हैं ये m ग्राम जो दे रखा है वो सपोज दैट कि 5 ग्राम दिया होगा, और यहां पर वाटर का मास कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए 20 ग्राम दे रखा है। ठीक है, एग्जांपल लेकर के सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्यूशन देखो भाई, इसका क्या आएगा, थीटा मिक्स हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम हीट को कंपेयर करते हैं, कि पहले देखते हैं कि इसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है ना, पूरा पिघलने के लिए, और अगर मान लीजिए पिघल करके फिर और हीट उधर है तो कितनी हीट ये ले करके हायर टेम्परेचर तक जाएगी, और ये देखते हैं इधर से कि ये कितनी हीट वाटर इस आइस को दे सकता है। तो कंपेयर करके हम अंदाजा लगाते हैं कि थीटा मिक्स कहां पर मिलेगा। तो देखो ये 5 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो पहले तो देखो ये आइस के लिए हम ये देखें कि अगर पूरी पिघलती है तो कितनी हीट इसको रिक्वायर्ड होगी। तो Q इज इक्वल टू ml की, m इसका 5 दे रखा है, L होती है 80, तो ये आ जाएगा 400 कैलोरी। 400 कैलोरी हीट ले करके ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगी। अब इधर देखो, अगर मान लो ये वाटर जो 50 डिग्री सेल्सियस पे है अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक आता है तो कितनी मैक्सिमम हीट दे सकता है। तो इधर हम चेक करेंगे वाटर के लिए। तो वाटर जो है वो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेगा इसका, तो इतनी हीट दे सकता है। तो m हो गया 20, s हो गया 1 और चेंज इन टेम्परेचर हुआ 50 का। तो ये 1000 कैलोरी हीट दे सकता है, इतने कैलोरी हीट दे सकता है। और इसको देखो केवल पिघलने के लिए 400 कैलोरी ही चाहिए, तो 400 कैलोरी तो ये वाटर आराम से दे देगा, तो पूरी आइस पिघल जाएगी। अब क्या होगा, उस आइस का टेम्परेचर, वो जो आइस से वाटर बना है 0 डिग्री सेल्सियस का, उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। ठीक है, और ये 50 और 0 के बीच में कहीं पर एक मिक्सचर का टेम्परेचर बनेगा, जहां तक ये आइस हीट लेगी और वहां तक ये वाटर हीट देगा। ठीक, अंदाजा लग गया हम लोगों का कि अब जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो 0 से 50 के बीच में ही कहीं पर होगा। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे मिक्सचर का टेम्परेचर निकालने के लिए। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन ये बनेगी कि अब हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। तो हीट दे कौन रहा होगा, वाटर, और हीट ले कौन रहा होगा, आइस। तो देखो वाटर कितनी हीट देगा, वाटर 50 से लेकर के थीटा मिक्स तक जो टेम्परेचर मिलेगा वहां तक हीट देगा। तो हीट गिवन बाय वाटर होगी उसका ms डेल्टा t। तो m इसका कितना है 20, s वाटर का 1 और डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर 50 माइनस थीटा। ठीक, ये इक्वेशन बनेगी वाटर के लिए, और ये इक्वल टू होगी हीट टेकन बाय आइस। तो आइस कितनी हीट लेगी, तो देखो इतनी 400 कैलोरी तो ये ले ही ले रही है पिघलने के लिए, तो इतनी हीट तो इसने ले ही ली। अब 400 कैलोरी लेकर के ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनी है ये आगे बढ़ करके थीटा मिक्स तक पहुंचेगा, तो तब तक हीट और लेगा। तो कितनी और हीट लेगा, तो अब इसका ms डेल्टा t
तो इसका m कितना है 5s। अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की यूज करेंगे, तो 1 और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो ये कहां जाएगा 0 से लेकर थीटा मिक्स तक, तो थीटा मिक्स माइनस 0, ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करके थीटा मिक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 5 से तो पहले क्या करो, इनको डिवाइड कर दो, तो 5 से ये डिवाइड हो गया, ये कितना बचेगा 80 आ जाएगा इसकी जगह, ये 4 आ जाएगा इसकी जगह। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 200, ये 4 थीटा मिक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 80 प्लस ये आ जाएगा थीटा मिक्स। अब ये थीटा मिक्स, ये 4 थीटा मिक्स एक साथ कर लो इधर, तो बन गया 5 थीटा मिक्स, और ये जो 80 था उसको इधर ले आओ, तो 200 में से 80 चला गया, तो कितना बचेगा बेटा 120। तो थीटा मिक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 120/5, तो 24 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इतनी आइस जब उसमें हम मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, ये आ जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मिक्सिंग वाले क्वेश्चन होंगे जो इस तरीके से सॉल्व होंगे। कुछ और भी क्वेश्चंस जो अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं। जैसे दे रखा है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको एक माउंटेन के ऊपर फॉल कराते हैं। मान लीजिए ये एक माउंटेन है, ठीक है, तेरे इस माउंटेन के ऊपर एक ये ऑब्जेक्ट है जिसको u इक्वल टू 0 से छोड़ देते हैं, और ये इसके ऊपर आकर के गिरता है, और गिरने पर जब ये हिट करता है तो तुरंत रेस्ट पर आ जाता है। जैसे ही हिटिंग होती है वैसे ही तुरंत रेस्ट पर आ जाता है। तो पूछ रहे हैं कि इससे इस माउंटेन की कितनी आइस मेल्ट होगी। मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ माउंटेन, ये फाइंड आउट करना है। और इसमें हमको दे रखा है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, और जब इससे टकराता है तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ये जो हाइट है वो हमको दे रखी है 2000 मीटर के इक्वल है। जी की वैल्यू कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ आइस इसकी वैल्यू ले सकते हैं 3.5 into 10 to the power 5 जूल पर kg, इतनी ले सकते हैं। ये डाटा हमको दे रखे, और इसका मास दे रखा है कि 3.5 kg के इक्वल है। इस ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी आइस इसके ऊपर मेल्ट करे। तो देखो ये जो मास है वो h हाइट से इस माउंटेन के ऊपर गिर रहा है, तो इसके अंदर होगी एक पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही ये इसके ऊपर टकराता है रेस्ट पे आ जाता है, तो यही वाली पोटेंशियल एनर्जी किसमें खर्च हो रही होगी, हीट के फॉर्म में खर्च हो रही होगी, और उस हीट से क्या हो रहा होगा, इस माउंटेन की जो आइस है वो मेल्ट करती है। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो mgh होगा वो किसके इक्वल होगा, mgh जो होगा वही हीट में
कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी कि हीट एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक। और इसी हीट से ये आइस मेल्ट करेगी तो m into L, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, केवल आइस मेल्ट कर रही है, इसके ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगी, तो ml हीट यूज करेगी, केवल मेल्टिंग हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो मास है हम फॉल करा रहे हैं, उसकी वैल्यू है 3.5 kg, तो 3.5 kg ये मास हो गया, और g की वैल्यू 10 ले सकते हैं, और h हमको दे रखा है 2000 मीटर, ठीक है, ये वैल्यू हो गई, और ये इक्वल टू ml। अब ये m और इनटू m, ये वही आइस जो मेल्ट करेगी वो वाला मास है, और लेटेंट हीट इसकी दे रखी है आइस की 3.5 × 10⁵, ठीक है, जूल पर केजी में है, तो ये मास भी पहले केजी में आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो देखो ध्यान से 3.5 से 3.5 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू हो जाएगी ये 2 × 10⁴ बनेगा, और नीचे आ जाएगा 10⁵, तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2 बन जाएगा, तो 0.2 kg आएगा। तो इसको अगर हम ग्राम में बदलें तो 200 ग्राम आ जाएगा। तो कितनी आइस मेल्ट करेगी? 200 ग्राम आइस मेल्ट करेगी इस माउंटेन के ऊपर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। कहते हैं एक ब्रेड है, ब्रेड गिव्स 5 किलो कैलोरी ऑफ हीट टू ए बॉय। एक लड़का है और ये ब्रेड को खाता है, तो ब्रेड को खाने से इसको जो एनर्जी मिलती है Q, वो 5 किलो कैलोरी की मिलती है, 5 किलो कैलोरी इसको एनर्जी मिलती है। तो कहते हैं कि a bread gives 5 kilocalorie of heat to the boy, how much height he can climb by using this energy? इस एनर्जी को लेकर के वो कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ सकता है if his efficiency is 20%, ठीक है, हाइट निकालनी है, कितनी हाइट तक ये चढ़ेगा, और एफिशिएंसी दे रखी है 20%, और इस बॉय का मास दे रखा है 60 kg के ऊपर, एफिशिएंसी दे रखी है इतनी, और कह रहे 5 किलो कैलोरी की इसको एनर्जी मिलती है जब ये ब्रेड खाता है। तो पूछ रहे कितनी हाइट तक ये चढ़ सकता है तो इसकी एफिशिएंसी 20%। तो देखो क्या होगा बेटा, 5 कैलोरी की हीट एनर्जी ये जो ले रहा है, मतलब एनर्जी ये जो अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी 20% है, मतलब उसका केवल 20% ही ये आउटपुट में दे पाएगा। तो देखो जो एनर्जी ये ले रहा है वो कितनी है, 5 किलो कैलोरी, तो 5 × 10⁵ कैलोरी के बराबर होगी। कैलोरी को जूल में बदल लो तो 1 कैलोरी = 4.2 जूल होता है, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल एनर्जी आ गई। अब इसका कितने परसेंट आउटपुट दे सकता है, ये 20%, इसकी एफिशिएंसी 20%, तो 20/100 कर दो, तो इस एनर्जी का हमारे पास 20% आ गया। अब यही 20% जो है उससे वो क्या करेगा, h हाइट तक चढ़ेगा, यानी कि ये किसमें खर्च होगा, mgh, तो इसी वैल्यू को mgh के इक्वल लिख सकते हैं। तो देखो ये वैल्यू हो जाएगी m इसका मास 60 kg दे रखा है, और g की वैल्यू 10, और h हमको निकालना है। तो बस अब यहां से सॉल्व करके h की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो h जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाता है बेटा 7 मीटर के ऊपर, ठीक। ये समझ आया क्वेश्चन बेटा? ओके, ठीक है। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको और अलग से भी प्रैक्टिस करनी है, तो और प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अब उसके बाद एक इसमें और पॉइंट है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई m ग्राम का एक सॉलिड है और इस सॉलिड को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट रेट से। हीट सप्लाई एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो जब कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा, है ना? टेम्परेचर राइज करेगा धीरे धीरे। और अगर कांस्टेंट रेट से सप्लाई करते जा रहे हैं तो राइज करते करते ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर भी पहुंचेगा, वहां पर मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग के बाद पूरा लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से फिर ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना? ऐसे कंडीशन चेंज होती है। तो देखिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर का टाइम के साथ, है ना बेटा? टेम्परेचर का टाइम के साथ हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो पहले क्या होगा, ये जो सॉलिड है ना, मान लेते हैं कि यहां पर O पॉइंट पर है सॉलिड। अब जैसे जैसे इसको हम हीट देंगे तो ये जो सॉलिड है इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। मान लो ये T1 वाला टेम्परेचर है, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। जब अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो यहां पर वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। अब मेल्ट करना जब स्टार्ट करेगा तो यहां पर उसकी फेज चेंज हो रही होगी। तो फेज चेंज हो रही होगी तो टेम्परेचर वही रहेगा लेकिन समय बढ़ रहा होगा, तो टाइम बढ़ेगा, टेम्परेचर वही रहेगा। तो यहां पर क्या हो रहा होगा? मेल्टिंग, ये मेल्टिंग हो रही होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ पर टाइम T1 का हो जाता है और यहाँ पर टाइम T2। तो T1 से T2 टाइम तक के लिए मेल्टिंग होती है। अब यहाँ पर ये लिक्विड पूरा मेल्ट कर चुका है, मतलब ये सॉलिड जो है वो पूरा मेल्ट कर चुका है। अब यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो। अब जब फर्दर हम इसको हीट देंगे वही कांस्टेंट रेट से, तो अब क्या होगा? अब ये जो लिक्विड बन गया है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा। अब उसका जब राइज करेगा धीरे धीरे तो ऐसे राइज करते करते ये लिक्विड है जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते ये लिक्विड अपने एक ऐसे टेम्परेचर पर आएगा जहां पर ये बॉयल करना शुरू कर देगा। उस टाइम मान लेते हैं कि टाइम T3 का हो जाता है और यहां पर टेम्परेचर वो T2 मिलता है जहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहां पर वो बॉयल करना शुरू कर देगा। तो जब बॉयल करना शुरू कर देगा यहां पर, तो अब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? वहां पर फेज चेंज हो रही होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट लेकिन फेज चेंज हो रही होगी तो समय लग रहा होगा, तो समय बढ़ रहा होगा। तो ऐसे मान लो T3 से लेकर T4 तक समय बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा होगा? यहां पर बॉइलिंग हो रही होगी या कह सकते हो कि वेपराइजेशन हो रहा होगा। यहां पर मेल्टिंग हो रही थी, यहां पर बॉइलिंग, बॉइलिंग में वेपराइजेशन हो रहा होगा। ठीक, फर्दर हीट दे रहे होंगे तो वेपराइजेशन हो रहा होगा और यहां पर ये पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। अब उसके बाद जब फर्दर हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो अब इस गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो अगर हम किसी सॉलिड को जब हम कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई करते हैं और उसका टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाएं तो ये जो टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ है ये हीटिंग कर्व कहलाता है। अब इसमें मान लीजिए जैसे ये O वाला पॉइंट है, ये A वाला, ये B वाला, ये C वाला, ये D वाला, ये E वाला, ठीक, ऐसे पॉइंट मान लीजिए। अब जैसे OA वाला जो रीजन है, OA, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन OA रीजन, इसमें अगर हम देखें यहाँ सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड फॉर्म में जब हम इसको हीट दे रहे होंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो हीट सप्लाइड की वैल्यू डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T के इक्वल।
डेल्टा क्यू यहाँ पर हीट सप्लाइड, अगर मान लो कि इसको कांस्टेंट पावर से हीट दे रहे हैं, कांस्टेंट रेट का मतलब कांस्टेंट पावर, तो पावर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होगा। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पी डेल्टा टी के इक्वल है। पी यहाँ पर पावर है, डेल्टा टी चेंज इन टाइम, तो डेल्टा क्यू को हम पी डेल्टा टी लिख सकते हैं और ये वैल्यू एम एस डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर और टाइम, तो टेम्परेचर अपॉन टाइम ये जो रेशियो होगा वो एक तरीके से यहाँ पर स्लोप की वैल्यू, तो टेम्परेचर अपॉन टाइम इसको हम P अपॉन ms के इक्वल लिख सकते हैं और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अब स्लोप के इक्वल, यानी कि स्लोप की वैल्यू यहां से स्लोप ऑफ OA प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन s लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट के प्रोपोर्शनल होगा। तो स्पेसिफिक हीट यहां पर सॉलिड की होगी, तो यहां पर जो स्लोप होगा इसका एंगल अगर मान लीजिए हम θ1 कंसीडर कर लें, तो स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, tan θ1, तो tan θ1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन s यानी स्पेसिफिक हीट के प्रोपोर्शनल। इसी तरीके से अब AB वाली लाइन में आए, सेकंड पॉइंट AB में आते हैं, AB रीजन में, तो AB रीजन में ध्यान से देखो यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो हीट सप्लाइड होगी डेल्टा Q वो ml के इक्वल होगी, L यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, तो डेल्टा Q की वैल्यू को फिर से हम P डेल्टा T लिख सकते हैं, ये वैल्यू m LF के इक्वल होगी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से LF जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T हो जाएगा, है ना, डेल्टा T यानी कि टाइम के प्रोपोर्शनल, यानी कि कह सकते हो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AB के प्रोपोर्शनल, यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहां पर देखो स्लोप की वैल्यू 0 है, तो स्लोप अगर 0 है तो स्पेसिफिक हीट के बारे में अगर हम देखें तो स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन tan थीटा होगा, तो 1 अपॉन tan 0 के इक्वल हो जाएगी, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 अपॉन 0 तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर AB रीजन में हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू को देखें तो वो कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट, यहां पर स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट। इसी तरीके से अगले रीजन में पढ़े BC वाले रीजन में, तो फिर से वैसे ही मिल रहा है जैसे सॉलिड में मिल रहा था, है ना। BC वाले रीजन में अगर हम आए तो ध्यान दीजिए, BC वाले रीजन में यानी कि थर्ड वाले रीजन में आते हैं BC रीजन, तो BC रीजन में देखिए जो हीट सप्लाइड होगी डेल्टा Q इज इक्वल टू फिर से ms डेल्टा T के इक्वल होगी, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो डेल्टा Q की वैल्यू P डेल्टा T के इक्वल और ये वैल्यू ms डेल्टा T के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से फिर हम लिख सकते हैं कि P अपॉन ms की वैल्यू डेल्टा T बाई डेल्टा T के इक्वल होगी, यानी स्लोप के इक्वल। तो यहां से जो स्लोप होगा वो भी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट के इक्वल हो जाएगा। अब लिक्विड में जैसे मान लो अगर हम आइस का केस कंसीडर करें, तो आइस के केस में ये जो सॉलिड वाला है पोर्शन, यहां पर आइस की स्पेसिफिक हीट होगी, आइस की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो 0.5 के इक्वल होती है, और जो यहां पर लिक्विड बनेगा यानी कि वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 के, तो यहां पर स्पेसिफिक हीट कम है और यहां पर स्पेसिफिक हीट ज्यादा, तो जहां पर स्पेसिफिक हीट कम होगी वहां पर स्लोप ज्यादा होगा, जहां पर स्पेसिफिक हीट कम वहां स्लोप ज्यादा, जहां पर स्पेसिफिक हीट ज्यादा वहां स्लोप कम। तो यहां का एंगल अगर θ1 है, यहां का एंगल अगर θ2 कंसीडर करें तो θ2 की वैल्यू लेस देन θ1 है, एंगल को भी हम कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेटा था हीटिंग कर्व, तो हीटिंग कर्व में इन वैल्यूज को भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इनको पूछ सकते हैं, ठीक। तो इसको समझ लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों का कैलोरीमेट्री का रिवीजन कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट टर्म पे बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल कंडक्शन। तो नेक्स्ट टर्म तैयार रहिए, फिर से नेक्स्ट टर्म आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके।